मेरे ख्याल से कोई प्रांत ऐसा नहीं होगा जिसका विद्यार्थी बिमटेक में पढ़ने ना आता हो, और ऐसा कोई प्रांत नहीं होगा जिसका कोई प्रोफेसर यहां ना पढ़ाता हो। हर स्टेट का प्रोफेसर यहां पढ़ाता है। यह अपने आप में एक छोटा भारत है। तो अब हमारे बीच में दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोफेसर हैं, उनको हम सुनेंगे। ये दोनों सत्र टेक्निकल सेशन हैं जो सीखना बहुत जरूरी है। पेपर पेन तो सबके पास होगा ही। हाँ, हो सकता कुछ लिखना पड़ जाए आप लोगों को, हालांकि सारे वीडियो भी हम देने वाले हैं आपको। तो आइए, पोस्ट लंच सेशन को हम स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसके पहले जो स्पीकर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये कह सकता हूं कि इस धनुष यज्ञ के जनक वही हैं। उनकी वजह से हम यहां पर हैं। सारा ये इंतजाम देख रहे हैं जो 5 स्टार किया है, ये उन्होंने ही किया है। इतना बढ़िया व्यवस्था, इतना सारा भोजन, सेमिनार हॉल और ये सब सिस्टम, ये सब जिसकी परिकल्पना है, अब उनका नंबर है। वे आपको संबोधित करेंगे, और उनके परिचय के लिए अतुल भैया, अशोक कालरा जी, उनका परिचय देने के लिए हमारे बीच में एक और मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, और एक वो व्यक्ति जिसने एक पॉलिसी में टीओटी किया था, उनके नाम से रिकॉर्ड दर्ज है। एक सिंगल पॉलिसी में टीओटी किया था, 2 बार सिंगल पॉलिसी में जिसने टीओटी किया, ऐसे एक बड़े व्यक्ति होते हैं डॉक्टर अशोक कालरा। अशोक कालरा जी आएंगे और प्रोफेसर मनोज पांडे जी का तारुफ आपसे करवाएंगे। थैंक यू राजेश भाई। सुबह हम सुन रहे थे कि धूल मिट्टी, फिर उसके नीचे कोयला, और फिर उसके नीचे हम तलाश कर रहे थे एक हीरे की। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो हीरा हमें मिल गया लंच के बाद, जिसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। फैकल्टी हैं इसी इंस्टीट्यूट में जिसमें आप बैठकर ये सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, और फैकल्टी लास्ट 10 ईयर से हैं यहाँ पर। क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो फिज़िक्स ऑनर्स BHU से किया, लेकिन आपके और हमारे कनेक्शन कैसे हो सकते हैं, वो इसलिए कि ये LIC में पिछले 10 साल से 14 साल कंटिन्यूस 14 साल LIC के साथ रहे, और 3 साल LIC इंटरनेशनल में एज ए हेड रहे हैं ओमान में। तो अभी तक जो हम सुबह से बातें कर रहे थे, वो हम बातें कर रहे थे कि किस तरीके से हम सेल करें, किस तरीके से हम कनेक्शन बनाएं, लेकिन उन सभी चीज़ों की एक बेसिक ज़रूरत होती है जिसको हम बेसिक्स कहते हैं। तो बेसिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिस्टर मनोज पांडे साहब को, प्रोफेसर मनोज पांडे साहब को। जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे मिस्टर मनोज पांडे जी का। ये है ना, बाहर थोड़ा सा। हेलो ये ना बेसिक्स लाइफ, हाँ यही लाइफ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग। आवाज आ रही है ना इससे? सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, काला सर, हीरा को खोजने के लिए। मुझे भी नहीं मालूम था। वैसे तो बीबी सुबह रोज बोलती है कि किसी काम के नहीं हो, और सच्ची बोलती, सबके लिए वही हालत होगा, और उल्टा भी होगा। उल्टा भी होगा। अभी मेरा परिवार थोड़ा बाहर गया है, मैं जैन साहब को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भी बेबी सिटिंग का काम कर रहा हूँ। मेरे घर में एक पेट है,
तो मैं बीच में गया था 2 घंटे उसकी सेवा करने के लिए, क्योंकि उसको अकेले रहने की आदत नहीं है, मजबूरी में उसको रहना पड़ रहा है। बल्कि मैं जैसे ही सत्र खत्म होगा 5 मिनट में फिर भागूंगा। एनीवे, तो वाइफ बोल रही थी तुमसे ये भी काम नहीं हो रहा है ठीक से। तो ये तो है, लेकिन थैंक यू वेरी मच। और एफपीआरटी का जो संबंध है, ऑफ कोर्स राजेश चेतन जी के साथ शुरू हुआ। इनके 2 बच्चे बहुत ही संस्कारी और प्रतिभावान रहे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाद में इनके थ्रू फिर जैन जी से, अतुल जी से, फिर आपका जो समूह है, ग्रुप है। कोरोना का एक फायदा ये हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हुए, और उसके कारण मुझे भी 2-3 बार कम से कम उस प्लेटफॉर्म पे आके आपसे बातचीत करने का मौका मिला। टीचिंग लाइन है, जिंदगी का कुछ अनुभव है, कुछ पढ़ाई लिखाई का हमें आपसे ज़्यादा मौका मिलता है, ऐसा थोड़ी है कि भी बहुत भगवान ने बुद्धि दे रखी है, लेकिन मौका मिल जाता है तो जहाँ तक जो भी नॉलेज है उसको शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म है। बहुत आनंद आता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मतलब गल्फ की नौकरी, मैं LIC में 3 साल वहाँ हेड था, बाद में मैंने एक प्राइवेट जॉब भी ज्वाइन किया, जो कि सैलरी बहुत ज़्यादा होती है गल्फ में, लेकिन जब मौका मिला तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा प्रोफेशन है। क्योंकि इवन की LIC ज्वाइन करने के पहले मैं 1 साल IIM अहमदाबाद में मैंने काम किया है, नॉट एज ए फैकल्टी, एज ए रिसर्च एसोसिएट। और वहाँ जो माहौल दिखा था, पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम होता है ना, उसने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। लेकिन उसके लिए PhD करना पड़ता है, और LIC में सरकारी नौकरी, और बिहार का लड़का, जब तक मैं IIM में था कोई शादी के लिए भी नहीं आता था, और जैसे ही LIC का में सिलेक्शन हुआ तो लोगों की लाइन लग गई। खैर उसके लिए मैं मोटिवेटेड नहीं था, लेकिन होता है फैमिली। तो मैं LIC में मजबूरी में आया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट वहाँ ज़्यादा था। लेकिन LIC एक पवित्र संस्था है, और आने के बाद मालूम हुआ कि कितना अच्छा काम LIC करती है। क्योंकि सुख के सभी साथी, दुख में न कोई, हम लोग गाना सुनते रहे हैं। एक यही संस्था है जो सुख में भले साथ दे ना दे, लेकिन दुख में हमेशा साथ देती है। तो इससे बड़ा पुण्य आत्मा, पुण्य काम कुछ हो ही नहीं सकता है, और इसके लिए आप सभी लोग साधुवाद। और मेरा भी सहयोग रहा है, 13 साल मैंने भी काम किया है। जब किसी गरीब के विधवा को जा करके, अगर उस जमाने में 1 लाख 1.5 लाख कहीं डेथ क्लेम का चेक होता था, जो देने पे जो खुशी मिलती थी वो कहीं नहीं मिली आज तक। ये एक हकीकत है। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो बड़ा ही आसान काम मुझे दिया गया है। पहले ही कहा गया कि आप बेसिक्स पढ़ाइएगा, तो बेसिक्स पढ़ाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन ये टॉपिक जो है आपके लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। आप सब कुछ करके आते हो कन्विंसिंग करके, और जब वो प्रपोजल देते हो ऑफिस में आपका गला लटका रहता है, खास करके बड़े बड़े केसेज में, जहाँ इतना मोटा मेडिकल फाइल होता है कि पता ना केस निकलेगा कि नहीं निकलेगा और क्या होगा। तो जो बेचारा अंडर राइटर बैठा वो आपका दुश्मन नहीं है, उसकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, और मजबूरियां हैं कि वो भाई नियम कानून से बंधा होता है। तो आज के इस सत्र में मेरा प्रयास सिर्फ ये है कि आपको मैं बेसिक्स ऑफ अंडर राइटिंग बताऊं, ताकि आप कम से कम सामने वाले के दुख दर्द को आप भी समझो। जिस तरह से उनकी ये जरूरत पड़ती है कि आपके दुख दर्द को समझो, कि किसी से अपॉइंटमेंट लेने में कितना मेहनत करना पड़ता है और बीमा लेना कितना मुश्किल काम होता है। मैं जब ब्रांच मैनेजर था तो मैंने यही लोगों से कहा था कि जिसको अंडर राइटिंग में बहुत तकलीफ होती है, छोटी छोटी चीज, बड़ा चीज में नहीं कहना, लेकिन छोटी छोटी चीजों में आप रिक्वायरमेंट लगा के जो डाल देते हो, तो जरा एक दिन 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे जा करके दिखाओ गांव में, क्योंकि मैं रूरल ब्रांच में रहा हूं, तब समझ में आ जाएगा कि एजेंसी क्या होती है और कितना मेहनत होता है। तो खैर वो सब पुरानी बातें हैं, तो आई विल कम डाउन टू द टॉपिक। उसके पहले 2-3 चीजें। ब्रिजवासी बहुत लोग थे, 3-4 लोगों ने हाथ उठाया। तो कोई मथुरा प्रॉपर से आया है क्या? मथुरा प्रॉपर से, मथुरा शहर से ना? तो आप प्लीज हमारे डायरेक्टर साहब से का एक छोटा सा काम करते जाइएगा, मैं आपको बता दूंगा गैप में। दूसरा, प्रौढ़ शिक्षा की बात हुई, तो प्रौढ़ शिक्षा अगर लाइफ इंश्योरेंस डोमेन में करना है तो मुझे ही करना है, क्योंकि सेटअप में, बिमटेक के सेटअप में जो परमिशन है, ऑलरेडी हम लोग रिक्रूटेड इंस्टीट्यूट हैं, हमें 11 महीने तक के किसी भी कोर्स को लॉन्च करने में इवन की अथॉरिटी से भी नहीं पूछना। अथॉरिटी मतलब AICTE UG से भी नहीं पूछना है। वी आर एम्पावर्ड टू डू इट। अब आपके हाथ में है कि आप लोग बताएं कितने महीने का कोर्स, कितने घंटे का कोर्स, क्या क्या पढ़ना है, आप बता करके दे दें, हम अपनी कॉस्टिंग बना देंगे और फिर डील हो जाएगा। सो आप जब चाहें सब किया जा सकता है। रही बात 2-3 दिन की ट्रेनिंग के, तो वही तो हमारा डिपार्टमेंट है, मैं उसी डिपार्टमेंट को हेड करता हूं। जैसे 3 दिन के लिए FPRT के मेंबर आए थे, उस तरह से ऑलरेडी मैंने एक लॉन्च कर रखा है, 2 दिन का है वो, क्योंकि चेयरमैन क्लब मेंबर का कन्वेंशन इस साल नहीं होना है LIC में, और उसके बदले में आपको कहा गया है कि अगर आप कहीं से ट्रेनिंग करेंगे तो आपको 15,000 रुपये का रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। तो LIC की तो खबरें मिली जाती हैं, क्योंकि हमारे बैचमेट जो LIC में हैं वो सारे RM और सेक्रेटरी पोजीशन पे हैं। तो मैंने उसके हिसाब से एक प्रोग्राम 2 दिन का बनाया है। 2 दिन आप यहाँ के यहाँ रुकें, वो मैं पैम्पलेट बंटवा दूंगा आप लोगों से। तो
आप बोले सैटरडे संडे जिस दिन बोले कर लें, वैसे मैंने 2 डेट डिसाइड कर किसी और को दे रखा है, लेकिन आप जब भी कहें, क्योंकि उसमें डिलीवरी करने में जो हमारे जो सहयोगी, तो मैं नहीं कहूँ, हमारे से सीनियर हैं, इवन की जो अपने क्या नाम है सर का, अनूप कुमार सर जो जोनल मैनेजर थे LIC के, उन्होंने भी अपना सहयोग देने का वादा किया है, तो वो भी एक फैकल्टी होंगे उसमें, और एक मैक्स लाइफ के बहुत सीनियर पोजीशन से रिटायर्ड आदमी है, वो भी उसमें है। तो वो बात है, मैं बंटवा दूंगा। किया जा सकता है सर, हमारे पास अब ऑनलाइन का जो आ गया, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया, इसके बाद लेट अस कम। सो अंडरराइटिंग तो समझते हैं, प्रपोजल जाता है, और जो चाहे आपका डबल AO साहब हो, AO साहब हो, या डिविजनल ऑफिस के मैनेजर NB हो, LIC संदर्भ में उसको न्यू बिजनेस कहते हैं, या फिर जोनल अंडरराइटिंग सेक्शन, सेंट्रल अंडरराइटिंग सेक्शन से जो काम होता है, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग। लेकिन बेसिकली अंडरराइटिंग होता क्या है, ये कहां से वर्ड आया, ठीक है? देखिए, चाहे हम जो हमारा जो कमर्शियल इंश्योरेंस है ना, कमर्शियल इंश्योरेंस, इसकी जो ओरिजिन हुई थी वो हुई थी मरीन इंश्योरेंस से। मरीन का मतलब हो गया ट्रांसशिपमेंट ऑफ कार्गो, चाहे वो लैंड से हो या जहाज से हो। उस जमाने में जहाज से ज्यादा बिजनेस होता था। लंदन पहले भी इंश्योरेंस का हब था और अभी भी है। लंदन मार्केट का जो डोमिनेंस है अभी भी है। अमेरिका कोशिश कर रहा है लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं आ पाया है। तो उस जमाने में क्या होता था कि लंदन के बंदरगाह से जब कोई शिप सेल करता था तो एजेंट तो उस जमाने में भी थे ना, तो वो जहाज कितना बड़ा है, कितना पुराना है, उसका कैप्टन कौन है, उस जहाज पे किस तरह का सामान लदा हुआ है, इसका डेस्टिनेशन कितना दूर है, कितना दिन लगेगा, ये सब डिस्क्राइब करके एक साइन बोर्ड पे लिखा रहता था। और तब लोगों से उम्मीद की जाती थी जिनको कि बेटिंग करना, देखिए बुरा मत मानिए, साइंटिफिक हमारा धंधा है इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस है तो एक तरह से बेटिंग ही ना। चूंकि ये जुआ हम लोग इसलिए नहीं कहते हैं कि इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं बना सकता है। हम बीमा उतना ही का देते हैं जितना कि किसी का लॉस होता है, इसलिए देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी एंड दैट इज व्हाई दिस इज नॉट ए गैम्बल। लेकिन अगर आप देखें तो है तो बेटिंग ही ना, कि किसी के लाइफ पे हम एक पैसा लगा रहे हैं, भाई मरोगे तो इतना देंगे, नहीं मरोगे तो हम ये पैसा ले लेंगे, यही है ना। तो उस जमाने में भी लोगों को इन्वाइट किया जाता था कि आप आइए, इस जहाज के बारे में अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं तो कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन सब लिखा हुआ है। तो जिसको शौक था, शौक नहीं कहूंगा, जिनका वो बिजनेस था, वो आते थे, वो सारे डिटेल को पढ़ते थे और पढ़ने के बाद नीचे लिखते थे और रेट भी लिखा रहता था कि प्रीमियम रेट इतना है। लिखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद वो लिखते थे कि ठीक है, इस कार्गो का 10% हम इंश्योर करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि लिखते थे नहीं, ये 5 रुपया का रेट तो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर आप 6 रुपया दोगे तो हम 15% इंश्योर, मैंने हम इसमें भागीदारी करेंगे। तो सिंपल से मतलब है, वो आदमी जो टर्म्स कंडीशन रिस्क को पढ़ने के बाद, जहाज टनेज कहां जाएगा, कितना लोडिंग है, क्या, ये सब रिस्क है और रेट भी लिखा हुआ है। तो एक तरह रिस्क को एनालिसिस करने के बाद, रेट को देखने के बाद, जो उस टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर, मतलब उसके नीचे अंडर में अपना नाम को राइट करता था, दैट जेंटलमैन वाज अंडरराइटर। तो अंडरराइटर का मतलब ये हुआ कि वो ऐसा व्यक्ति जो रिस्क का असेसमेंट करता है, उसको समझता है, उसके बाद वो अपने रूल रेगुलेशन को भी देखता है, LIC हो चाहे कोई भी लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, दोनों चीजों को समझने के बाद अपने कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए जो एप्रोप्रिएट प्रीमियम चार्ज करना है करता है और उसके कंपनी के बिहाफ पे दस्तखत करता है, दैट मैन इज नोन एज अंडरराइटर। क्लियर? सो अंडरराइटर जो होता है वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। मैं तो कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है, क्योंकि बिजनेस अगर करना है तो आपको मरे हुए आदमी का बीमा तो 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि उसको जरूरत है। लेकिन उस रिस्क को प्रोटेक्ट करना, प्रोपोर्शनेटली प्रीमियम को चार्ज करना, ये उसका काम है और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ये समझ में आ गया कि अंडरराइटर मतलब टर्म्स कंडीशन के अंडर नीचे राइट करने वाला व्यक्ति अंडरराइटर है। तो आपके डबल AO साहब कहां साइन करते हैं? सब जब चिक चिक करने के बाद अंक में लिखते हैं ना, OR+AB, मैंने हम लोग यही लिखते थे जब मैं अंडरराइटिंग करता था। OR का मतलब हो गया ऑर्डिनरी रेट, यानी एक्सेप्टेड एट स्टैंडर्ड रेट, और AB मतलब एक्सीडेंट बेनिफिट। हमारी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में थी, वहां कोयलरी था और 90% बिजनेस सैलरी सेविंग स्कीम में आता था, तो आदत बन गया था OR+AB+SSS।
दूसरे ब्रांच में जब ट्रांसफर हुआ तब भी मैं वही लिखता था बहुत दिनों तक। बाद में रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो गलत हो रहा है, जस्ट टू से बाद में। लेकिन मेरा 3 साल अंडरराइटर में रहा वहां। खैर एलआईसी में अंडरराइटिंग में उतना बुद्धि नहीं लगाना पड़ता है ब्रांच लेवल पे। कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जब मेडिकल केसेज होते हैं, तब जब वो डिविजनल रेफरी के पास जाता है वहां ज्यादा बुद्धि और रियल अंडरराइटिंग वहां होती है। वरना ब्रांच लेवल में तो या तो जहां तक मुझे मालूम है स्टैंडर्ड केसेज ही होते हैं, और मेडिकल रिपोर्ट अगर आया है तो उसमें भी स्टैंडर्ड लाइफ ही ब्रांच अंडरराइट कर सकता है, अदरवाइज केसेज वहां जाते हैं। तो अंडरराइटर का रोल क्या है? पहला काम कि उसको रिस्क को एसेस करना है। रिस्क हर जगह है, इस अभी हम लोग चल रहे हैं यहां रिस्क है कि पैर फंसल जाएगा और टांग टूट जाएगी, है कहीं भी रिस्क है। तो हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में, हमारे लाइफ इंश्योरेंस में हर जगह रिस्क है। तो रिस्क को एसेस करना है और ये डिसीजन लेना है कि हमें इस रिस्क को लेना है कि नहीं लेना है एट फर्स्ट ग्लांस। जैसे आप किसी बूढ़े आदमी को बेच के आ जाइए चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान, तो क्या अंडरराइटर मानेगा? वहां तो बुद्धि ही नहीं लगानी है, क्योंकि आपका जो ब्रॉडर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी है वही अलाउ नहीं करता है कि आप किसी बूढ़े आदमी को चिल्ड्रन एजुकेशन पॉलिसी बेचें, वाइस वर्सा। हर पॉलिसी में आपने देखा होगा मिनिमम एज एट एंट्री, मैक्सिमम एज एट एंट्री, सब कुछ एक पैरामीटर है। तो इसको सोचना भी है कि नहीं सोचना है, दैट इज द सेकंड कॉल, कि लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना है तब प्रपोजल फॉर्म को खोल के आगे पढ़ना है। और प्रपोजल फॉर्म आप क्या समझते हो? पूरा बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें जितने भी स्टेटमेंट पॉलिसी होल्डर ने लिखे हैं या आपने उनके बिहाफ पे लिखे हैं, जो भी कारण हो वो अलग चीज है, लेकिन एक एक पेज का महत्व है। एक बार मैंने एफपीआरटी में पूरे सेशन मैंने इसी पे लिया था कि अंडरस्टैंडिंग द ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ प्रपोजल फॉर्म, और टाइम घट गया था क्योंकि एक एक लाइन का महत्व है। आपका जो चौथा पेज का जो डिक्लेरेशन है, जरा उसको आज जाके बाद में जाके पढ़िएगा, कितना इंपॉर्टेंट है वो। उसमें 3 गारंटी हम लेते हैं पॉलिसी होल्डर से कि जब अगर आप नहीं रहेंगे तब वो गारंटी काम आता है, माने सेल्फ डिक्लेयर। चलिए, तो असेसमेंट ऑफ द रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, अगर लेना है तो किस रेट पे लेना है, स्टैंडर्ड रेट पे लेना है कि एक्स्ट्रा दे करके लेना है, वगैरह वगैरह। और बाद में आफ्टर डूइंग एवरीथिंग इस व्यक्ति से कितना हमें प्रीमियम चार्ज करना है। तो ये 4 चीज जो होता है, बाकी पॉलिसी का इंश्योरेंस वगैरह तो एक अलग चीज है, वो तो एनबी डिपार्टमेंट में हो, अंडरराइटर वो नहीं करता है, हमारे एलआईसी सेक्टर में डिपार्टमेंट करता है, लेकिन वो बात ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन? फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। बड़ा मैं बहुत तेज बोलता हूं, मैं जल्दी सेशन खत्म कर दूंगा। चलिए, अब 2 चीज आप ध्यान से समझिए, और यही अंडरराइटिंग का मूल मंत्र है। एक वर्ड है पेरिल, ठीक है? पेरिल्स का मतलब होता है जो नेक्स्ट लाइन में लिखा होता है, द इवेंट और द कॉज विच नेसेसिटेट द पेमेंट ऑफ क्लेम, ठीक है? पेरिल का मतलब होता है कि वो कौन सी घटना है जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना है। जैसे आप में से बहुत लोग फायर पॉलिसी बेचते होंगे, तो फायर पॉलिसी इज ए पॉलिसी विच इज कॉल्ड नेम्ड पेरिल्स पॉलिसी। उसमें 12 घटनाओं का जिक्र है। अगर वो 12 घटनाएं होंगी तो ही आपको क्लेम मिलेगा, अगर लॉस 13वीं घटना से हुआ है तो नहीं मिलेगा। क्लियर? तो पेरिल इज बेसिकली कॉज ऑफ लॉस, ठीक है? जनरल इंश्योरेंस में जब भी पेरिल का नाम आएगा तो हमेशा वो निगेटिव कैनोटेशन से ही आएगा, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में लॉस ही लॉस है। लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा डिफरेंट है। बारिंग टर्म इंश्योरेंस जहां की डेथ लॉस है, डिसेबिलिटी लॉस है, बाकी जो हमारी पॉलिसियां हैं, चाहे वो मेच्योरिटी हो, चिल्ड्रन एजुकेशन पॉलिसी हो, जीवन उमंग हो, जहां भी सेविंग एलिमेंट है उसमें कोई पर्सनल लॉस तो नहीं है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है, और वहां हम लोग यूज करते हैं लाइफ रिलेटेड इवेंट। लेकिन देखिए, एलआईसी के लिए किसी व्यक्ति का मेच्योरिटी तक जिंदा रहना भी एक सो कॉल्ड पेरिल ही है, क्योंकि जब वो जिंदा रह जाएगा तो मेच्योरिटी होगा, और जब मेच्योरिटी होगा तो हमें क्लेम देना पड़ेगा। तो आप जब मैं वर्ड पेरिल यूज कर रहा हूं तो डोंट टेक इट नेगेटिवली। इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट इट नीड नॉट बी नेगेटिव, बट डेफिनेटली दिस इज ए कॉज ऑफ सेटलमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लेम। पेंशन प्लान में व्यक्ति जितना दिन जिंदा रहेगा उतना दिन उसको एन्युटी मिलेगी, वो भी कॉज ऑफ इवेंट है, लाइफ इवेंट है जो हमें क्लेम देने के लिए बाध्य करता है, ठीक है? सो पेरिल समझना बड़ा जरूरी है उसी से, ठीक है? Hence it has a negative connotation, but in life insurance the cause of claim need not be negative. Most of the time it is not negative,
पिछला जो मैंने आपके साथ सेशन किया था, जो IRDA के मैंने डाटा दिखाया था, आपने देखा था कि कितना कम आउटगो है लाइफ इंश्योरेंस LIC का डेथ क्लेम के लिए, उससे बहुत ज्यादा है सरेंडर के लिए। और मेच्योरिटी तो चलिए खुशी की बात है, उसमें तो कोई मेच्योरिटी कम हो कोई नहीं चाहेगा, डेथ क्लेम कम हो हमेशा हम लोग चाहेंगे। हेंस वी डू नॉट यूज द वर्ड पेरिल्स पर से इन लाइफ इंश्योरेंस, और हम लोग यूज करते हैं लाइफ इवेंट विच कुड बी निगेटिव, विच कुड बी पॉजिटिव। ठीक है, उसी का जो रिलेटेड एस्पेक्ट है जो कि अंडरराइटिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज हजार्ड। ठीक है, सो पेरिल इज और लाइफ इवेंट इज कॉज ऑफ आउटगो, कॉज ऑफ क्लेम। और हजार्ड क्या है? हजार्ड वो सारी चीजें हैं, चाहे वो व्यक्ति के शरीर में हो या व्यक्ति के इन्वायरमेंट में हो, जो कि पेरिल्स को यानी लॉस के इवेंट को की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती है। देखिए इंश्योरेंस जो है ना, इट्स ऑल ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना। जो हमारा मोर्टेलिटी टेबल अगर आपने देखा होगा, गूगल कीजिए मिल जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस IRDAI मोर्टेलिटी टेबल, आप उसमें पाएंगे। आश्चर्य है, हमने जो देखा इवन की इंडियन कंडीशन में भी, मोर्टेलिटी में भी 113 साल के एक आदमी की भी संभावना है कि वो कुछ दिन मतलब 1 साल और जिंदा रह जाए। ठीक है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन रूल्ड आउट नहीं है। हाँ, 114 साल का आदमी जिंदा रहेगा, वहां टेबल खत्म हो जाता है, लेकिन 113 साल तक है। ठीक है, जिंदगी में हम लोग देखते हैं आजकल बहुत कम लोग होंगे जो 90 के बाद, लेकिन थ्योरेटिकली पॉसिबल, संभावना है। तो हजार्ड वो चीजें होती हैं जो पेरिल्स के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती हैं। जैसे मानिए कि एक फायर पॉलिसी का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आसानी होगा समझने में। फायर पॉलिसी है, नॉर्मली आग लगने से पेमेंट मिलेगा ऐसा ही दिमाग में, हालांकि उसमें बाहर से भी पेमेंट मिलता है। ये हमको बीमटेक ज्वाइन करने के बाद मालूम हुआ, क्योंकि LIC में हमको क्या लेना देना फायर पॉलिसी से। यहाँ आया तो कभी कभी कलीग के साथ बैठना पड़ता था, तो मेरे दिमाग में भी यही था कि फायर पॉलिसी मतलब केवल आग लगने से मिलने वाली पॉलिसी। 12 है ना। इनंडेशन का डिफरेंस क्या होता है, फ्लड, दोनों का टेक्निक किसी को मालूम है? दोनों का डिफरेंस जस्ट अगर आप बेचते हैं तो, डिफरेंस बिटवीन इनंडेशन एंड फ्लड, डिफिनेशन। हाँ बोलिए। नहीं, मैंने डिफरेंस पूछा, फ्लड एंड इनंडेशन। ना, ये भी सही आंसर नहीं है। इनंडेशन का मतलब होता है जल जमाव, जल जमाव, जबकि फ्लड का डिफिनीशन है कि जब कोई नॉर्मल रिवर बेड अपने नॉर्मल बांध को यानी ब्रेकेज क्या बोलते हैं उसको तोड़ करके आए, देन इट विल बी फ्लड। और इनंडेशन का मतलब हो गया कि जैसे हमारे गुड़गांव में क्या होता है, बारिश होती है, दैट इज कॉल्ड इनंडेशन, दैट इज नॉट ए फ्लड। जल जमाव क्या बोलेंगे, जल भराव जो बोलिए। तो ये सब चीजें हमें यहां आने के बाद मालूम, तो मैं डिविएट कर रहा हूं। चलिए, सो हजार्ड का मतलब समझ गए। वैसी सारी चीजें जो हमारे पेरिल्स को या लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में लाइफ इवेंट को बढ़ावा देने में, उसकी संभावना को ज्यादा करने में मददगार होती है, दैट इज कॉल्ड हजार्ड। ठीक है, ऑल दैट फैक्टर्स और सराउंडिंग इन्वायरमेंट विच इनहेंसेज द पॉसिबिलिटी, संभावना ऑफ हैपनिंग ऑफ द पेरिल ऑल लाइफ इवेंट। अब यहां आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। वर्ड है ना, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क हर जगह है। नाउ व्हेन वी ट्राई टू मैनेज और क्या बोलते हैं उसको अच्छा से अरेंज करें कि हजार्ड का इंपैक्ट कम हो, हजार्ड का अगर हजार्ड को आप मैनेज करेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस विल नॉट बी देयर एंड हेंस पॉसिबिलिटी ऑफ क्लेम विल नॉट बी देयर। एंड दिस इज द प्रिसाइजली द एसेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब उसके लिए अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग टूल्स है, अलग बात है। जैसे जब भी मैं लक्ष्मी नगर से गुजरता हूं, जो अपना मतलब है ना लक्ष्मी नगर, वहां जो बिल्डिंगे हैं और वहां जो क्राउडेड जगह है, मतलब टाइम बॉम्ब है। आप लोगों को याद होगा बेंगलोर या किसी जगह किसी कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और बच्चे कूद कूद के मर रहे थे। सूरत में, हाँ सूरत में बच्चे कूद कूद के मर रहे थे, आग से कोई नहीं मरा था। प्रॉब्लम क्या था? हजार्ड। आपने सीढ़ियों पे सामान रख दिए और उस सामान में ही आग लग गया। ऊपर से उतर के उस सीढ़ी से कोई बच नहीं सकता है। लिफ्ट खराब हो गई, चूंकि आग तो वही लगा था इलेक्ट्रिक से, तो लिफ्ट तो बंद हो गई। उतरने का जगह नहीं है, कहां जाएंगे आप?
नाउ अगर आप अपनी सीढ़ियों को सही ढंग से साफ सुथरा रखें तो अगर आग लग भी गया, लिफ्ट बंद भी हो गया, कोई भी आदमी सीढ़ी से कूद के सीढ़ी से यूज करके नीचे आ सकता है। वो बच्चे नीचे नहीं आ पाए क्योंकि सीढ़ी पे ही आग लगी थी और बेचारे कूद कूद के, पता ना 10-12 लड़कों का तो डेथ हुआ ही था। नाउ अगर हम अपनी सीढ़ियों को साफ सुथरा रखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम हजार्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, और हजार्ड के उस कंट्रोल करने से पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज नॉट देयर। आग लगना अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। आग लग जाए फैक्ट्री में कोई बात नहीं, अगर आपके पास है सब बुता दीजिए। चलिए आग लग भी गया, लोग अगर सुरक्षित निकल जाए या गोडाउन से आप अपना सामान सुरक्षित निकाल लें, अब आपका गेट ही कंजस्टेड है, मालूम हुआ कि जिस दिन आग लगा उस दिन गेट खुल ही नहीं रहा है। Now these are the things which are hazards. So the moment you improve the condition of your hazard, you minimize the risk and thereby you minimize the possibility of claim. तो पैसा आपका बचेगा, आपका प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मतलब लॉस तो नहीं होगा। सो रिस्क असेसमेंट इज बेसिकली, रिस्क असेसमेंट जो कि याद है ना अंडरराइटर का पहला काम था, रिस्क असेसमेंट इज बेसिकली असेसमेंट ऑफ हजार्ड, कि किसी व्यक्ति के लाइफ में क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं। तो ठीक है, क्लियर यहां तक कोई क्वेश्चन? सो व्हाट वी डिस्कस, हमने ये सोचा या समझने की कोशिश की कि अंडरराइटर नाम कहां से आया, वो तो क्लियर हो गया। टर्म्स कंडीशन पढ़ के उसके अंडर जो अपना नाम राइट करता है दैट इज अंडरराइटर। रोल इज व्हाट, रिस्क असेसमेंट। फर्स्ट, वेदर टू टेक दिस रिस्क और नॉट। बहुत सारी कंपनियां हैं जो किसी खास लाइन ऑफ बिजनेस को ना बोल देती है, नहीं हमको करना ही नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, हर जगह बुद्धि क्यों लगाना, खास करके जनरल इंश्योरेंस में। तीसरा काम है अगर रिस्क लेना है तो किस रेट पे लेना है, अपने टर्म्स कंडीशन पे लेना है। और चौथा है बाकी जो प्रोसेसिंग वाली बात होती है। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की पेरिल्स क्या होता है, जो कि जनरल इंश्योरेंस पे ज्यादा वर्ड एप्लीकेबल है, हमारे में लाइफ इवेंट, कॉज ऑफ क्लेम आउट गो, वो चाहे डेथ क्लेम हो, डिसेबिलिटी हो, क्रिटिकल इलनेस हो, ये सब निगेटिव है। मैच्योरिटी पॉजिटिव क्लेम है, एन्युटी पॉजिटिव है, मनी बैक बहुत ही पॉजिटिव है, बीच बीच में मिलता आता है, मजा आता है, खर्चा कर देते हैं, बाद में बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी रिटर्न क्या देती है। कल हम लोग बात कर रहे थे मेरा लास्ट असाइनमेंट इंडिया में, मतलब इंडियन कंटेक्स्ट में, मैं मैनेजर सेल्स था अहमदाबाद डिवीजन में, वो 2005-6 का समय था। अतुल शुक्ला साहब चेयरमैन थे और उन्होंने बीमा गोल्ड पॉलिसी लाई थी। कितनी मतलब प्रेशर था, 1 करोड़ पॉलिसी बेचा, बिका भी। तो मैं वही कल पूछ रहा था कि बीमा गोल्ड आखिर परफॉर्म कैसा किया अल्टीमेटली, क्या कस्टमर को। अब वही 3 आदमी थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि एक व्यक्ति आप में से कोई था केवल वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहे थे, एंड देन अतुल जी ने 4 पॉइंट बता दिए कैसे कैसे कर सकते हो, ये देखो तब पाओ कि ये फ्री इंश्योरेंस कवर अगले 10 साल तक किसी को मिल रहा है, वो क्या रिटर्न नहीं है। आप वही पॉलिसी लेने जाओगे तो जो प्रीमियम दोगे उतना तो हर साल आपका बच रहा है ना, उसको भी तो ऐड करो। तो डिपेंड्स कि आप चीजों को कैसे समझते हो, कितने डीप में जाते हो और उसको कैसे पार्टी के सामने एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट इज बेसिकली असेसिंग द हजार्ड, दैट्स ऑल, और यही अंडरराइटर का मेन काम होता है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में नाउ व्हाट आर द पेरिल्स एंड व्हाट आर द पॉसिबल, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, इसमें 1-2 और आइटम आप लोग भी जोड़ सकते हैं चाहे तो, जो मैं भूल गया हूं क्योंकि मैं तो ऐसे ही बैठ के सुबह बनाया आज। साइड में हजार्ड, तो पेरिल्स या लाइफ इवेंट क्या क्या है जिसके कारण क्लेम एराइज होता है। ठीक है, क्या क्या है? ऑफ कोर्स डेथ, डेथ इज ए पेरिल्स। डिसेबिलिटी, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या बीमारी से हो। क्रिटिकल इलनेस, पहले ये 10-20 साल पहले नई आइटम था, बाद में ये ओपनिंग अप का फायदा हुआ कि हमें इस तरह की पॉलिसियां भी मिल रही हैं। हेल्थ एंड हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत जल्दी आप सबको हेल्थ इंश्योरेंस बेचना पड़ेगा LIC का, क्योंकि जब वो कंपोजिट इंश्योरेंस का लाइसेंस सबको मिल जाएगा तो LIC विल डेफिनेटली इंटर इनटू प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस, जो बाकी जनरल इंश्योरेंस की तरह होता है। अभी जो आप हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं वो बहुत खतरनाक होता है, जहां तक मैं जानता हूं, क्लेम मिलने में बहुत तकलीफ होती है। तो दैट इज बेसिकली बेनिफिट बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। बेनिफिट का मतलब होता है अगर हो गया तो पूरा पैसा दे देंगे, क्रिटिकल इलनेस राइडर। जबकि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी जो देखती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेमनिटी बेस्ड, दैट मींस हॉस्पिटल में जितना खर्चा होगा हम उतना ही देंगे, लेकिन हाँ मतलब क्षतिपूर्ति। और बेनिफिट का मतलब हो गया तो पूरा ले जाओ। ठीक है, हेल्थ एंड हॉस्पिटलाइजेशन, इसी से पेरिल्स। और 2 लॉन्गर लाइफ। कितने लोग मानते हैं कि व्यक्ति का लंबा जीना भी एक प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए खतरनाक है? क्यों सर बताइए?
एन्युटी में ही काम आएगा। क्योंकि होता है क्या है कि आप लोगों ने कितना बेचा है पिछले 4-5 साल पहले, बाप रे बाप कितना प्रेशर था एलआईसी में, जीवन शांति बेचो। कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग कितने आसानी से बोलते हैं कि कस्टमर के नीड बेस को देख करके एसेस करके उसको बीमा बेचो। 2000 अभी मैं लेक्चर दे दूंगा किसी भी लड़के को, लेकिन मैं फिर सोचता हूं कि 2005-6 में मैं खुद क्या कर रहा था, एजेंट का सीरीज ऑफ लेक्चर, सीरीज ऑफ ट्रेनिंग, खाली यही कि बीमा गोल्ड बेचो, चूंकि चेयरमैन साहब ने बोला है, ये मैंने भी किया है। तो अभी वही हाल था। 3-4 साल पहले एलआईसी सेटअप में मैं जो भी देखता था, हर आदमी जीवन शांति के पीछे पड़ा है, टारगेट अचीव करना था। आप भी पढ़े हैं, लेकिन जीवन शांति को अशांत कर दिया और एजेंट को बहुत मिलना नहीं है। मैं पर्सनली मैं मानता हूं, ठीक है पैसा है तो सिंगल प्रीमियम ठीक है, एजेंट के सेल्फ भलाई का जो अगर पॉलिसी होगा दैट विल ऑलवेज बी लॉन्ग टर्म प्रीमियम, 20 साल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम, क्योंकि वो आपके शांति को इंश्योर करता है, सिंगल प्रीमियम तो नहीं करता। ये मेरा मानना है एज ए प्रोफेसर। अगर मैं आज एलआईसी में होता तो मैं भी वही करता जो हमारे चेयरमैन साहब करते, अब किया भी है कई सालों तक, ठीक है। तो बाएं वाला जो है ये सारी चीजें हैं जो, हाँ तो वो जो एन्युटी वाली बात है ना, वो रियली रिस्क है। और बिलीव कीजिए एलआईसी जैसी संस्था के लिए 5-10% प्लस माइनस डेथ क्लेम आ जाए वो उतना इशू नहीं है, बिलीव मी। सबसे बड़ा जो खतरा है किसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो होता है कि जिस एजम्पशन पे उन्होंने अपनी प्राइसिंग की है। क्योंकि देखिए प्राइसिंग हम करते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर खास करके ये जो सेविंग ओरिएंटेड पॉलिसियां होती हैं, बोनस वाली होती हैं या गारंटीड एडिशन वाली पॉलिसियां होती हैं, उसके अंडरलाइन प्राइसिंग में एक एजम्पशन होता है कि इस तरह का एवरेज इन्वेस्टमेंट रिटर्न हमको मिलेगा। अगर वो गड़बड़ हो जाए ना तो सबसे बड़ा खतरा एलआईसी जैसी संस्थाओं को होगा, जिनके पास सेविंग ओरिएंटेड या गारंटीड बोनस वाली, गारंटीड एडिशन वाली पॉलिसियां जाता है। तो अगर मान लीजिए कि हमने किसी को दिया है ये सोच के कि बंदा 60 साल का है, 10-12 साल में तो मर ही जाएगा, तो आपने तो ये दिमाग में रखा है ना कि 12 साल तक ही हमको गारंटीड एडिशन, जीवन शांति का गारंटीड रेट देना है। और वो अगर बंदा 90 पार कर गया और तब तक आपका इन्वेस्टमेंट तो गिरना ही गिरना है लॉन्ग रन में, तो आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे। ये जो भी झगड़ा चल रहा है, झगड़ा मैं नहीं कहूंगा, एक मिनट में, एनपीएस एंड ओपीएस वाला प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ओपीएस जो सरकारी तंत्र में जो सैलरी का आधा मिलता था, उस जमाने में हमारी एवरेज एज क्या होती थी? आज भी कितना है, मेरे ख्याल से 75-76 के आसपास होगा। आज से 15-20 साल पहले वो बिलो 70 थी। यानी एक आम आदमी जो रिटायर करता वो अगले 9 साल तक जिंदा रहता, तो ठीक था। अब तो मर ही नहीं रहा है। सॉरी, जस्ट टू मेक इट, हाँ सब कुछ है, मतलब इंप्रूवमेंट हुई है, लॉन्गिविटी बढ़ी है, मोर्टेलिटी घटी है, तो आपकी लाइबिलिटी तो बढ़ गई ना भाई। आप तो धंधे से सोचोगे ना, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो लंबा जीना भी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसने एन्युटी पॉलिसी ज्यादा बेच रखी है उसके लिए भी एक रिस्क है। यस मैडम। हाँ 92 में हाँ 12% था लिया, अच्छी बात है। एकदम सही है। रेलवे की हालत खराब है। रेलवे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसमें मैन पावर बहुत ज्यादा था। रेलवे का आउटगो आज के डेट में जो पेंशन आउटगो है दैट इज मोर देन सैलरी, तो कहां से आएगा? खैर ये तो पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाए। चलिए, तो लेफ्ट में हो गया पेरिल्स। खाली ये दिमाग में रखिए कि ज्यादा जिंदा रहना भी लॉन्ग टर्म एन्युटी पॉलिसी होल्डर, हाँ बिल्कुल पेंशन बेचते हैं। नहीं, लेकिन मैं अभी अंडर राइटिंग पढ़ा रहा हूं तो मेरा फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी का पर्सपेक्टिव है। हम अभी आपके तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हम अभी कंपनी के तरफ से बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब राइट हैंड साइड में आइए। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि लाइफ इंश्योरेंस के कंटेक्स्ट में क्या क्या कॉज ऑफ आउटगो हो सकता है। उस आउटगो को इंपैक्ट करने का क्या क्या फैक्टर है? बट नेचुरल एज बढ़ता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ बढ़ती है। डेथ होगा ये गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो एज हो गया। सेक्स
पहले अंतर नहीं था, लेकिन अब अंतर आने लगा है कि फीमेल का जो प्रीमियम रेट है वो मेल से कम है। व्हाई? बिकॉज नाउ द इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड गेटिंग दिस फैक्ट्स एंड फिगर कि फीमेल लाइफ इज बेटर देन मेल एज फार एज मतलब मोर्टेलिटी इज कंसर्न, मरने वाली बात है। तो मेल फीमेल में भी डिफरेंस अब आ गया, पहले नहीं था। और एलजीबीटी, अब देखिए भगवान ने तो हम तीनों को बनाया है, लेकिन जैसे ही एलजीबीटी का आप कॉलम में उसको लिखते भी नहीं होंगे, हालांकि कॉलम अब बन गया है, थर्ड सेक्स या थर्ड जेंडर आ गया है। मैंने पूछा किसी से कि भैया एक बताइए, सरकार भी, आईआरडीए भी कहता है, सरकार भी कहती है, आजकल तो एक मूवमेंट भी चला है, आपने देखा होगा कितने लोगों ने अपने आप को न्यूट्रल बनाने के लिए ही ऑब्लिक सी, पर क्यों कह रहे हो भाई, आप ही हो या सी हो, उस एलजीबीटी की आप इज्जत करो, उसको हीन भावना से मत देखो, वो जरूरी है, ना कि अपने आप को भी एलजीबीटी बना लो। एनीवे, तो हकीकत है कि डाटा कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा भी कि भाई कितना एलआईसी में कितने एलजीबीटी के बीमा हुए हैं, नहीं आप लोग से किसी ने किया है आज तक? बताइए, इतने बड़े हैं किसी ने? हाँ, अब देखिए कब किया था, नहीं अब शायद हो जाए, क्योंकि अब तो करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एलजीबीटी जो कम्युनिटी होगी, जैसे ही वो एलजीबीटी लिखेगा आपके दिमाग में 10 चीजें घूमेंगी। क्यों नहीं आएगा? वो जिंदा नहीं रहेगा। एन्युटी प्लान बेचिए, क्यों नहीं एन्युटी प्लान बेचेंगे आप उसको? और आप ये क्यों मान लेते हैं कि एलजीबीटी का मतलब वो रोड पे छक्का ही है, मतलब जो आदमी वो होता है, दैट इज इटसेल्फ इज अ रॉन्ग परसेप्शन। एलजीबीटी भगवान की एक देन है, जो शारीरिक जो कहिए, डिफॉर्मिटी कहिए, जो कहिए। आप जाइए, यहाँ नोएडा मेट्रो में एक पिंक स्टेशन है 104, वहां 4-5 लेडी काम करते हैं, हाँ सेक्टर पिंक। हम लोग गए थे वहां, 2 जो एलजीबीटी थे उनसे मिल के आए थे, यही समझने के लिए कि आपको मतलब कोई दिक्कत, लेकिन हकीकत है कि वो बच्ची जो दिखी, आप देख के कह नहीं सकते किसी की एलजीबीटी। हम लोग का एलजीबीटी का मतलब बिल्कुल वही हो जाता है जो हम लोग को बचपन से दिमाग में बैठा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग नॉर्मल हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें 4 ही नहीं है, अब तो 6-7 हो गया है। एक दिन मैं भी डिक्शनरी लेके बैठा था कि हर का मीनिंग क्या है, बट एनीवे मेरा मतलब आप समझिए, पहले मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं था, अब होने लगा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्योंकि डाटा ये कह रहा है कि लेडीज आर बेटर बेट फॉर इंश्योरेंस कंपनी, और एलजीबीटी अब बाय रूल आपको देना है, आप मना नहीं कर सकते थ्योरेटिकली, भले आप उल्टा सीधा करके ना बोल दे, लेकिन आप मना नहीं कर सकते। हाँ, अब वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग अपने रूल होंगे, ठीक है। तो आपका सेक्स भी एक फैक्टर है आपके मतलब इवेंट में। तीसरा क्या है? पर्सनल हेल्थ, हमारा हेल्थ कैसा है आप जानते हैं, आप जहां भी लिख दीजिए तो प्रॉब्लम आएगा, मेडिकल रिपोर्ट आएगा, आता है। फैमिली हिस्ट्री डिपेंड, पर्टिकुलरली विद बीपी एंड डायबिटिक, जो भी हेरिडिटरी डिजीज होती हैं। आप ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, दैट मैटर्स, कि आप किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, केमिकल में कर रहे हैं कि आप माइंस में कर रहे हैं कि आप बीमटेक में नौकरी कर रहे हैं, दैट एवरीथिंग हैज गॉट इंपॉर्टेंस एंड दैट लीड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग रॉन्ग हैपनिंग विथ यू। देन लाइफ स्टाइल, आप कैसे हैं, क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, नहीं पीते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं कि रोज बाइकिंग करते हैं, एवरीथिंग मैटर्स, बिकॉज दैट एवरीथिंग लीड्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। इवन आप लोगों को मालूम होगा, आप किस शहर तो नहीं, इंडिया में तो सब रेट, लेकिन किस देश किस विश्व के किस देश में रहते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। कंट्री लाइक सोमालिया, अफगानिस्तान, ये सब ऐसा नहीं कि बीमा नहीं मिलता है। एलआईसी ने देशों को 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सबसे वर्स्ट यही देश हैं, सीरिया, सीरिया, अफगानिस्तान, इस तरह के। उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप इस स्तर का प्लान नहीं दे सकते हैं, सिंगल प्रीमियम दे सकते हैं क्योंकि उसको कोई रिस्क है ही नहीं टाइप, तो है उस तरह से कैटेगरी। तो आप कहां रहते हो ये भी एक फैक्टर है कि आपका डेथ, डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट की क्या पॉसिबिलिटी है। एनआरआई नहीं है आप, हाँ अगर आप एनआरआई होकर के आप अफगानिस्तान में आज के डेट में रहते हो तो उसको बीमा बेचना प्रैक्टिकली, माने एक रिस्की बीमा बेचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इवन इन एलआईसी कंटेक्स्ट, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस के कंटेक्स्ट में दीज आर द पेरिल्स, दीज आर द हैजार्ड। अब क्या करता है अंडरराइटर भाई? हाँ, नॉर्मली जब हम अंडरराइटिंग की बात करते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं हेल्थ अंडरराइटिंग और एक को बोलते हैं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। हेल्थ अंडरराइटिंग ही मेनली हम लोग, क्योंकि फाइनेंशियल अंडरराइटिंग उतना उसमें बहुत बुद्धि लगाना नहीं है।
हेल्थ अंडरराइटिंग में भी चेक द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रिस्क ऑफ द क्लाइंट। मोर्टेलिटी का मतलब हो गया मरने का खतरा कितना है, और मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि बीमार पड़ने और हॉस्पिटल जाने की संभावना कितनी है। दोनों, क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेचोगे कुछ दिन बाद। चलिए, इट इज नॉट अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ हेल्थ बट ऑफ द फ्यूचर पॉसिबिलिटी। प्लीज अंडरस्टैंड, कई बार क्या होता है, आप ये कहते हैं कोई बीमारी तो इनको है नहीं, फिर भी आप पे एक्स्ट्रा लगा रहे हो, कहते हो ना। एग्जाम्पल समझिए, एक ही बाप माँ बाप के जुड़वा बेटे हो, दोनों का चेहरा मोहरा भी एक जैसा हो, सब जीन्स एक ही जैसे मिले हैं ना, लेकिन एक हो जो बहुत ही शरीफ हो, मैं ये नहीं कहता दूसरा बदमाश है, दूसरे का लाइफ स्टाइल बड़ा रिस्की हो, है वो सिगरेट भी पीता हो, दारू भी पीता हो, बाइक चलाता हो या मोटर रेसिंग करता हो। नाउ एज ऑन डेट दोनों हेल्थ पैरामीटर में एग्जैक्टली सेम है, वो आप कह रहे हो क्योंकि आप उसको करंट में देख रहे हो। आपका अंडरराइटर उस तरह से नहीं देखेगा। आपका अंडरराइटर ये देखेगा कि दोनों तो अभी ठीक है, लेकिन एक की मरने की संभावना कम है जबकि दूसरे की मरने की संभावना ज्यादा है। दारू भी पीता है, ये सिगरेट, मैं एक्सट्रीम बोल रहा हूं समझाने के लिए, दारू भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, ऊपर से मोटरसाइकिल की रेसिंग भी करता है। नाउ फॉर अंडरराइटर्स पर्सपेक्टिव, इवन इफ both the students, both the young person are of exactly same health, same gene, same DNA, still from underwriter perspective दो अलग अलग है। एक मिनट जरा पानी पीओ। ओह सॉरी, यही है, यही है, ठीक है, आप समझ गए। मतलब दूसरा पॉइंट को समझिए, जब हम अंडरराइटिंग करते हैं तो हम आज के हिसाब से अंडरराइटिंग नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं आज तो ठीक है इसका, लेकिन इसकी जो सराउंडिंग है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो हेल्थ का कंडीशन है, इसकी जो आदतें हैं, इसका जो लाइफ स्टाइल है, क्या इसकी मतलब संभावना डेथ या डिसेबिलिटी या हेल्थ सेम है किसी भी नॉर्मल आदमी से, या ज्यादा खतरनाक है? ज्यादा खतरनाक है तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। नाउ अंडरराइटिंग, हेल्थ अंडरराइटिंग इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें ये जो असेसमेंट करना है कि आज तो ठीक है लेकिन आगे 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा, दैट मैटर्स। जैसे मेरा मान लीजिए एग्जांपल, मेरा एज 55 है, मैं 2-3 साल से डायबिटिक हो गया हूं, दवा खा रहा हूं। मेरे को LIC 5 साल का पॉलिसी देने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखेगा कि अभी तो ठीक ठाक है, कोई बहुत हालत खराब नहीं है, अच्छा खासा कमाते हैं, दवा दारू तो करा ही लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं 10 या 15 साल का पॉलिसी दूंगा, LIC के अंडरराइटर की नीयत बदल जाएगी, नीयत नहीं बदलेगी, उसका असेसमेंट करने का अप्रोच बदल जाएगा। क्योंकि 55, 15, 70 साल तक ही जिंदा रहेंगे क्या, वो तब सोचने लगेगा। और मेरे फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए वो लगभग गारंटी मान के चलेगा 55 है तो 60-65 तक तो जिंदा रह ही सकते हैं। नाउ दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशन इज ऑलवेज देयर विद द डॉक्टर। डिविजनल ऑफिस से लेकर के सेंट्रल ऑफिस तक वहां आपके क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, और उनका यही काम होता है, क्योंकि जो चीजें हम नहीं पढ़ पाते हैं, जो चीजों को हम नहीं समझ पाते हैं, वो चीजों को कोरिलेट करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में, अब किसी बंदे ने 30 साल की पॉलिसी ली है, स्क्रूटनी ज्यादा होगी, किसी ने 5 साल की पॉलिसी ली है, स्क्रूटनी कम होगी, और उन चीजों को कोरिलेट करके ही वो जजमेंट देते हैं, और उनके ओपिनियन पे मैनेजर NB साहब अपना दस्तखत करते हैं। ये हकीकत होता है। इसलिए मेडिकल के केस में, मेडिकल अंडरराइटिंग में एक्सपर्ट ओपिनियन मैटर्स, और एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग रिलेटिवली बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ 2 ही चीज को देखते हैं। एक तो ये देखते हैं कि किसी का बहुत ज्यादा का इंश्योरेंस तुम नहीं दे रहे हैं, वो जो होता है ना मोरल हैजार्ड कह लीजिए या प्रॉफिटेरिंग कह लीजिए। इंश्योरेंस का एक प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता है जो स्ट्रिक्टली लागू होता है जनरल इंश्योरेंस में, कि किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस से फायदा नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस मेक गुड करने के लिए है, लॉस को भरपाई करने के लिए है, फायदा करने के लिए नहीं है। तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में आप ये देख रहे हो कि भाई तो कमाने वाला 2 लाख सालाना कमाने वाला आदमी को हम 1 करोड़ का बीमा तो नहीं देंगे। आपके लिए एक ब्रैकेट रहता है, इतना एनुअल इनकम, इतना एज ब्रैकेट, इतना मल्टीपल ऑफ सैलरी तक आप देखें, दैट इज 1 ब्रैकेट। सेकेंड ये देखा जाता है कि कहीं मिस सेलिंग तो नहीं हुई है, बंदे की हैसियत से ज्यादा का तो हमने प्रीमियम तो नहीं दे दिया, क्या ये पॉलिसी चलेगी, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंसी। इसलिए वो भी देखा जाता है कि बंदे की हैसियत है ना अपना प्रीमियम देने के लिए। ठीक है, अगर उसकी कम है, जो फैमिली का जो फाइनेंसिंग ऑप्शन है, वाइफ देगी कि हस्बैंड देगा कि HUF से प्रीमियम आएगा, यानी
पॉलिसी के लगातार चलने की संभावना है कि नहीं है, ये देखना है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में। और दूसरा देखना है कि हम आवश्यकता से अधिक बीमा इनको न दे दें। अदरवाइज ये बहुत आसान है, रूल बेस्ड है, तो कोई इसमें दिक्कत होती नहीं है। चलिए, ये वर्ड टूल्स आपके लिए आसान। हम भी जब पहली बार बुक पढ़ रहे थे तो ये मालूम हुआ अंडरराइटिंग टूल्स, तो हमें लगा कि सॉफ्टवेयर वगैरह को टूल्स कहते नहीं। अंडरराइटिंग टूल्स का मतलब होता है, सब तो आपको मिल ही जाएगा, आप लोग असल ले लीजिए। अंडरराइटिंग टूल्स का मतलब होता है आप असेसमेंट कैसे करेंगे। असेसमेंट करने के लिए आपको फैक्ट्स, फिगर, स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। तो इंश्योरेंस में हम कहां से लाते हैं? दीज आर द लिस्टेड आइटम्स। सबसे पहले तो सबसे बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज योर प्रोपोजल फॉर्म एंड केवाईसी डॉक्यूमेंट, वहां से स्टार्ट होती है। आप जो एसीआर और एमएचआर देते हो, प्लीज कभी भी अब आंख मूंद के मत दिया करो। मैं एक छोटा सा हकीकत बता दूं, हमारे गांव के एजेंट थे नसीम भाई, मेरी सिस्टर के बैचमेट थे जो स्कूल में पढ़े थे, सीएम क्लब मेंबर होता है ना, खास करके रूरल बेल्ट में आदत बनी हुई थी उस जमाने में एजेंट लोगों को लिखने के लिए कॉलम होता है, हाउ लॉन्ग यू नो द क्लाइंट, सिंस लॉन्ग, ये वर्ड रटा गया था। हर प्रपोजल पे सिंस लॉन्ग लिखने की आदत थी। भाई साहब के पास 2 आदमी आया, बीमा कराया, और बीमा कराने के 4 साल बाद बिहार में एक जगह है किशनपुर या अररिया जो बंगाल पे, वहां दे वेर कॉट इन आतंकवादी घटनाओं में, ठीक है। उनके घर जब सर्च हुआ तो उसमें से एलआईसी की पॉलिसी मिला, इशू किया हुआ छपरा ब्रांच में ही, ब्रांच मैनेजर। सीबीआई से लेटर आया कि इस प्रपोजल फॉर्म को आप स्कैन करके भेजिए। वहां पता किया कि नसीम भाई साहब उस आदमी को सिंस लॉन्ग से जानते हैं। नसीम भाई को गिरफ्तार हुए, हाँ मैं सीरियस, इसलिए मैं बोल रहा हूं रोक के। नसीम भाई गिरफ्तार हुए और एलआईसी ने उनकी एजेंसी टर्मिनेट करी विद फॉरफीचर ऑफ ऑल रिन्यूअल प्रीमियम। बाद में नसीम भाई भले छूट गए, लेकिन फिर समझते हैं ना मोरल कितना बुरा होता, 6 महीना कोई जेल में रहे। सीबीआई बोलता था आप तो सिंस लॉन्ग से जानते हो, बताओ कि आदमी कौन था। कैसे नहीं तो पता था, लिखे हैं सिंस लॉन्ग से आप जानते हैं, आप एमएचआर दे रहे हैं, चेयरमैन क्लब मेंबर हैं, आप उस आदमी के सोशल स्टेटस, उसके सोशल कंडक्ट का आप गारंटी ले रहे हैं, आपके लिखने पे इंश्योरेंस एलआईसी बीमा दे रही है। ठीक है, वो कोर्ट कचहरी का चक्कर भैया क्या होता है तुम भी जानते हो। हाँ नहीं, मैं ये कर रहा हूं, बेचारा निर्दोष था, मैं भी जानता हूं, मत लिखिए। हाँ, अगर 10 साल से जानते हैं तो लिखिए, लेकिन जब पुलिस उनसे पूछना शुरू किया कि कौन था, तो बोलते तो मालूम नहीं, कहां का रहने वाला है तो मालूम नहीं। क्योंकि देखिए क्या अंतर क्या था, ये भाई साहब बीमा करने नहीं गए थे, इनके टेबल पे वो आगे बीमा करा लिया था। क्योंकि कम्युनिटी एक थी, किसी का रेफरेंस दिया, तुरंत बीमा हो गया अच्छा खासा। और दूसरी बात है, सब कुछ होने के बाद पुलिस, वही मैं यही कह रहा हूं, आप वही लिखिए जो आप जानते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप जवाब दे पाएंगे। अगर हमारे नसीम भाई उस व्यक्ति को जानते तो बोलते कि हाँ इस गांव का रहने वाला है और इसको मैं इस तरह से जानता हूं, बाद में वो आतंकवादी बन गया तो मेरा तो क्या दोष। लेकिन आप तो लिखे हो सिंस लॉन्ग, और जब पुलिस आपसे पूछ रहा है कि वो कौन था तो आप कह रहे हमको मालूम ही नहीं है, मामला वहां फंसा था। जस्ट एक वर्ड ऑफ कॉशन, चूंकि मेरे साथ एक घटना हुई, मैंने हमारे एक अभिकर्ता के साथ, तो मुझे तब से ये मैं सोचता हूं कि हर जगह बता ही दूं ये काम, ठीक है। नहीं, बाद में मैंने पूछा कि मैंने किसी से कहा कि आप लिख दो कि आई नो फॉर लास्ट 6 मंथ, किसी अभिकर्ता ने मुझे बताया कि अब एलआईसी भी अगर आप लिख दोगे कि आई नो ओनली फॉर द 6 मंथ, दे वोंट एक्सेप्ट इट। एक मिनट, भगवान न करे किसी को सीबीआई और पुलिस का चक्कर पड़े। मैं 2 बार पढ़ चुका हूं, एक बार हालांकि इसमें मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं था, बट मैंने नजदीक से देखा, और एक केस में तो मुझे भुगतना पड़ा। हाँ, कहानी फैक्ट है, किसी के साथ नहीं हो, वहां कोई लॉजिक नहीं चलता बॉस, बहुत बुरी हालत होती है। मैं फिर दूसरा भी कहानी बता दूं, किसी ऑफिसर, टेलीकॉम ऑफिसर के घर में छापा पड़ा सीबीआई का, एसेट डिस्प्रोपोर्शनेट टू नोन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। वहां उनके यहाँ 5 पॉलिसियां मिल गई एलआईसी की, ठीक है। सीबीआई से आ गया कि आप सत्यापित कीजिए कि ये पॉलिसी आपके यहां से चली है। अब ठीक है, अजय ब्रांच मैनेजर मुझे ही दस्तखत करना पड़ेगा ना, मैंने बना के भेज दिया।
और मुझे बुलाया गया, उस समय मैं LIC के जॉब में था, मुझे आने जाने का TADA भी मिला, पटना गया मैं अपने होम टाउन से गाड़ी चला के, सब मिला अलाउंस, TADA भी मिला। मैं लिख के हाँ ये मेरा दस्तखत है, ये पॉलिसी है। आप बिलीव करोगे मैंने LIC 2009 में छोड़ दी, उसके बाद मुझे वारंट इश्यू हुआ कि आप आइए आके गवाही दीजिए। मैं कहता था मैं क्यों आऊं भाई, मैं तो आई साइंड एज ए ब्रांच मैनेजर ऑफ LIC। आज जो है आप उससे दस्तखत ले लो, नहीं, लेकिन चूंकि इंडिविजुअल का दस्तखत है, वो इंडिविजुअल ही आकर के, और आप बिलीव कीजिए मुझे अपने पैसे से जाना पड़ा, कोई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं सुनता। सॉरी टू से, आप लोग भी जानते हो कुछ नहीं होता है। तो भगवान से मनाइए कि किसी को पुलिस CBI का चक्कर न पड़े, अपना ध्यान खुद रखिए। चलिए, सो ACR MHR ब्लाइंडली मत दीजिए, मैं सिर्फ ये कर, क्योंकि दैट बिकम्स द बेसिस फॉर द अंडरराइटिंग। या आप कुछ पूछ रहे थे? मैं तो अभी बताया ना, मुझे किसी ने बताया कि अब 2-3 महीना लिखने पे LIC के अंडरराइटर भी एक्सेप्ट नहीं करते। करते हैं ना, तो हमें, आप जितने दिन से जानते हो लिखो, तो क्या होगा, रुकेगा ना, जाके आप अंडरराइटर से, ब्रांच मैनेजर से बात कीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन आप बिना जाने लॉन्ग लिख दोगे तो आप अपने के लिए रिस्क ले रहे हो। मैं सिर्फ ये कह, ठीक है। ACR MHR, सो इट इज नॉट एन इजी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या होता है, हाथी निकल जाता है, पूंछ फंसता है, पूंछ मत बनिए प्लीज, मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है। चलिए, हेल्थ डिक्लेरेशन, हम जो प्रपोजल फॉर्म में लिखते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है, नो 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 नो, यस, दैट इज हेल्थ डिक्लेरेशन। उसके बेसिस पे बीमा हो जाता है, नॉन मेडिकल। नहीं हुआ, बड़ा केस हुआ, ज्यादा एज हुआ, देन वी गो फॉर एक्स्ट्रा मेडिकल रिपोर्ट, स्पेशल मेडिकल रिपोर्ट बोलते हैं ना, स्पेशल मेडिकल रिपोर्ट। किसी केस में पहले का ऑपरेशन हुआ तो LIC मांगता है कि वो हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी लेके आई, किसी केस में, ऑपरेशन के केस में। इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप, ITR वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। मेरा ये कहना है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच फॉर्म्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसी के इंफॉर्मेशन को लेकर के जो अंडरराइटर होता है वो बंदे का हेल्थ अंडरराइटिंग भी करता है और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग भी करता है। इसमें कोई भी चीज अगर गलत पाई गई तो सेक्शन 45 के अंदर 3 साल के अंदर में LIC यूनिलैटरली आपकी पॉलिसी कैंसिल कर सकता है, और अगर डेथ क्लेम वगैरह हो गया तो डेथ क्लेम भी नहीं दे सकता है। LIC वैसे एक बहुत दिलदार संस्था है, फालतू का तंग नहीं करता, लेकिन यस, कोई वाइटल इंफॉर्मेशन अगर गलत पाया गया देन LIC डिजर्व, आई मीन LIC कैन कैंसिल द पॉलिसी। यस सर, बोलिए। 3 साल के बाद नहीं कर सकता है, अनलेस अंटिल, मतलब वो जैसे वो एक ही केस मामला अभी हो क्या रहा है, IRDA ने कानून बना दिया, नॉर्मल वे में इंश्योरेंस कंपनियां इस चीज को फॉलो कर भी रही हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जो जन्म, मतलब पैदाइशी फ्रॉड केस हैं, यानी बंदा पैदा ही नहीं हुआ, फिक्सियस आदमी के नाम पर पॉलिसी इशू हो गया, 3 साल प्रीमियम चल गया, क्या 4 साल बाद डेथ हुआ? हाँ हाँ हाँ, डेथ कुछ नहीं होगा। 3 साल बाद पाया गया कि वो दारू पीते पीते ही साइन किया था, 3 साल दारू पीता था, तब भी कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं। 3 साल के बाद, जो आज देखिए कितना टाइम हुआ, देखिए सेक्शन 45 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 45 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले ये था, पहले 2016 के पहले ये कहता था कि इंश्योरेंस कंपनी के पास 2 साल का समय है कि आप अपने केस को देख लो। 2 साल के बाद अगर कोई लफड़ा पाया जाता है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट था, यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का कुछ इंफॉर्मेशन जो सर बता रहे थे छिपाया गया था। अब आपको यह भी प्रूव करना पड़ा कि छिपाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और जानबूझ के छिपाया गया था। मैं आज खरा आपसे बात कर रहा हूं, मेरे पेट में कैंसर है, मुझे नहीं मालूम है, आज मैं पॉलिसी ले लूं और 2 महीने बाद में पेट में दर्द होगा, तब मालूम होगा कि कैंसर है, देन आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मुझे मालूम ही नहीं था। तो लफड़े होते थे। बाद में IRDA ने 2016 में बोला कि भैया चलो मिला देते हैं, न तुम्हारी बात न तुम्हारी बात, 2 साल को बढ़ा करके 3 साल कर दिया। बोला कि भाई साहब, मतलब इंश्योरेंस कंपनी वालों, 3 साल बहुत बड़ा समय है कि आप अपने क्वालिटी ऑफ बिजनेस को चेक कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, 3 साल के बाद आप प्रपोजल फॉर्म के में दिए गए किसी भी आंसर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं।
क्लेम आपको देना पड़ेगा, और दे रहे हैं लोग, दे रहे हैं। कुछ भी हो, सब झूठ बोल के लिया है। वो कैंसर के बेड पे था, उसने लिखा कि मुझे कैंसर नहीं है, 3 साल प्रीमियम उसने दे दिया, क्लेम देना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग इस तरह से स्टोर करना शुरू करें। चलिए, दीज आर कॉल्ड अंडरराइटिंग टूल्स। अब चलिए 10 मिनट समय फटाफट। ओके, तो हम लोग अंडरराइटिंग करते कैसे हैं? पता ना, आपने से कुछ लोगों को मालूम होगा, जिसने भी कोई पेपर वगैरह पास किया होगा ट्रिपल का, तो आइडिया होगा। देखिए अंडरराइटिंग होता क्या है। अंडरराइटिंग में एक वर्ड यूज होता है स्टैंडर्ड लाइफ। स्टैंडर्ड लाइफ का एक कतई मतलब नहीं है कि बेस्ट लाइफ। स्टैंडर्ड का मतलब आप यूं समझिए एवरेज लाइफ। अब एवरेज में 2-4 सिगरेट पीने वाला आदमी भी एवरेज नहीं आएगा, प्लीज आप बुरा मत समझिए कि 2 सिगरेट पीता है तो खराब हो गया, नहीं। नॉर्मल आदमी, एवरेज आदमी, उसको हम बेंचमार्किंग मानते हैं, ठीक है। उसके तुलना में अब हम जाते हैं प्रपोजल फॉर्म के हर क्वेश्चन में, देखते हैं कि भैया इनका बीएमआई इंडेक्स कैसा है। 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। आप हैं तो आप स्टैंडर्ड हैं। अगर 25 से बढ़ के 26, 27, 28 है तो आप स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये देखना पड़ता है कि स्टैंडर्ड से आप कितने डिविएट कर रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन, कि आप वो 25 से 28 हो, कि आप 32 हो, कि 36 हो, आपको पेनल्टी पॉइंट ऐड किया जाता है। बिकॉज बीइंग एन ओवरवेट बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इज एडिंग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सो मेनी डिजीजेस। मेरे को देख लीजिए आप, मैं बचपन से मोटू हूं, बाद में तो और भी कुछ कुछ हो गया सब। चलिए, पेनल्टी मींस एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी रेटिंग, ईएमआर बोलते हैं। दैट डिविएशन इज एडिंग सम प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी। अब वो डिपेंड करता है कि 10 पेनल्टी पॉइंट आपको मिल रहा है, कि 20 मिल रहा है, कि 30 मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने डिविएट कर रहे हो, ठीक है। लिखिए सेकेंड लाइन, वी चेक द डिविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर ऑल हेल्थ रिलेटेड निगेटिव फैक्टर, वी एड एक्स्ट्रा। जैसे मान लीजिए कि मेरा ईएमआई 28 है और 28 के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट 20 है, तो मेरा हो गया 100 तो बेस प्लस 20, अब मैं आ गया 120 पर। बीपी है, कितना है, कितना दवा खाता हूं मैं, डिपेंड इस पे करता है, 30 पॉइंट और ऐड किया, अब मेरा हो गया 100 के बदले में 20 प्लस 30, 150। तो जितने भी निगेटिव फैक्टर्स हैं प्रपोजल फॉर्म से, मेडिकल रिपोर्ट से, सबको देख करके कितने खतरनाक आप हैं, उसके अनुसार आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और अगर कुछ अच्छी चीज है तो आपको बेनिफिट भी मिलता है। पहले स्मोकर नॉन स्मोकर क्वेश्चन ही नहीं था। अब क्या होता है कि स्टैंडर्ड को हम मानते हैं कि 2-4 सिगरेट पीता होगा, लेकिन अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो आप अच्छे हैं ना, तो चलिए आपको हम कुछ क्रेडिट पॉइंट भी दे देंगे। इस तरह से कैलकुलेशन होता है। ऑल दीज स्कोर्स आर एडेड एंड फाइनल स्कोर इज अराइव्ड। तब मालूम होता है कि आपने कितना एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी रेट गेन किया। 100 बेसिक, डिपेंडिंग की, अब हो सकता है कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, मम्मी पापा में से एक का डेथ, फैमिली हिस्ट्री, मम्मी पापा में से एक का डेथ 65 साल के पहले हो गया तो 5 एक्स्ट्रा लग गया। सब कुछ करने के बाद आपका एक स्कोर आएगा। उसके बाद बेस्ड अपॉन द डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड स्कोर 100, कितना आपने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया, आपकी कैटेगराइजेशन हो जाएगी कि आप किस कैटेगरी के रिस्क में आप आते हैं। ये LIC का है। हायर इज द क्लास, हायर इज द हेल्थ एक्स्ट्रा लोडिंग। जितना आप डिविएट किए हैं स्टैंडर्ड से, डिपेंडिंग अपॉन मेनी पैरामीटर्स, यू विल बी पेनलाइज। पेनलाइज मत, आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। मैं पहले आपको, हाँ ये भी देख लीजिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे बीपी है या मुझे डायबिटिक है। अगर एक बीमारी है वो इश्यू नहीं है, ये भी हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर ये देखता है कि भाई बीपी भी है, मोटू भी है, ऊपर से मेरा केस ले लीजिए, 55 उम्र हो गया, लगभग 50 साल तक मैं सिर्फ मोटू था, बचपन से मोटू हूं, कोई बुराई नहीं है। 50-51 के एज में बीपी का मैं दवाई लेना शुरू कर दिया, पिछले 2 साल से मैं डायबिटिक हो गया। अगर मैं ये तीनों बीमारियां मेरी अगर अकेले अकेले होती तो प्रॉब्लम नहीं होता, तब मे भी 20 पॉइंट होता। तीनों एक साथ हैं तो वो 20 नहीं हुआ, वो 20 मिल के डॉक्टर के हिसाब से 100 प्लस हो गया। क्योंकि एवरी डिजीज इज सप्लीमेंटरिंग ईच अदर। हेवी वेट होना, डायबिटीज को बढ़ावा देना, वो बीपी को बढ़ावा देना, तीनों मिला के कॉकटेल बन गया पॉइजनस। डॉक्टर उसको वैसे देखता है, जबकि हम देखते हैं क्या है यार, हल्का सा तो बीपी है, हल्का सा डायबिटिक है, थोड़ा ही तो ओवरवेट है, ये हम देखते हैं एज अभिकर्ता। लेकिन अंडरराइटर उसको ये नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि थोड़ा थोड़ा होके ज्यादा हो गया, कॉकटेल बन गया, ठीक है। तो
इसलिए मैंने लिखा है कि बीपी डीएम मतलब डायबिटिक, ओवरवेट इन आइसोलेशन में एड 10 पॉइंट ईच। सब ये मैं अपने मन से पॉइंट डाला हूं, एलआईसी का अपना अलग हिसाब किताब होगा, लेकिन जब तीनों बनेगा ना दैट विल बिकम 60, नॉट 10 10 10। ठीक है। हेल्थ कंडीशन एंड ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो सीन फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव। आपका हेल्थ कंडीशन है, आप काम कहां करते हैं, आपको अस्थमा है, आप बीमटेक में काम करते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहां माहौल अच्छा है। अस्थमा है और आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हो, खतरनाक है। और अगर आप किसी एस्बेस्टस कंपनी में काम करते हो तो महा खतरनाक है। तो आपका हेल्थ क्या है और आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो, दैट ऑल्सो मेक सेंस। वो भी कॉकटेल बनता है और उसको उस लिहाज से देखा जाता है। ठीक है। प्लीज रिमेंबर, इन मेडिकल अंडरराइटिंग 1 + 1 इज नॉट 2, 1 + 1 कैन बी 4, कैन बी 5, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कॉकटेल आप अपने शरीर में बना के रखे हो। ठीक है। द डिफरेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी कभी आप लोग कहते होंगे अरे यार एलआईसी ने एक्सेप्ट कर लिया और टाटा आई ने नहीं कर रहा, बड़ा मुश्किल है, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, हर इंश्योरेंस कंपनी का अपना अलग अलग रूल है, अपना अलग अलग देखने का तरीका है, हर के अलग अलग री इंश्योरेंस है, तो उनके हर के गाइडलाइंस अलग है। जो चीज डिविएशन थोड़ा बहुत एलआईसी को एक्सेप्टेबल होगा, वो हो सकता है बजाज लाइफ को एक्सेप्टेबल नहीं हो। इसलिए एक ही आदमी का अंडरराइटिंग 4 इंश्योरेंस कंपनी से 4 अलग अलग डिसीजन आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है मैंने एलआईसी से ही लिया है, पता ना आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे। जैसे पहला देखिए ईएमआर, एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी रेट। पहला जो क्लास होता है 20 से 35 के बीच में, 100 तो स्टैंडर्ड है। अगर आप 20 से 35 एक्स्ट्रा स्कोर कर लिए अपने हेल्थ के कारण, यू आर क्लास 1 एक्स्ट्रा। फिर 40 से 60 2, इस तरह से जैसे जैसे ईएमआर बढ़ता जाता है आप क्लास कैटेगराइज होते जाते हो, रिस्क बढ़ता जाता है और उसी के अनुसार आपका प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। जहां तक मुझे मालूम है एलआईसी में क्लास 1 के लिए 1.5 रुपया से 2 रुपया के बीच में पर 1000 सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा प्रीमियम होता होगा। जैसे जैसे आप देख रहे हो ना नीचे वो फैक्टर लिखा है 1 2 3 4, अगर आप क्लास 4 एक्स्ट्रा हो, क्लास 5 एक्स्ट्रा हो, तो 6 गुना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा क्लास 1 एक्स्ट्रा का, यानी 1.5 रुपया के बदले में 7.5 रुपया। तो इस तरह से प्रीमियम बढ़ता है। और आप ये देख सकते हैं कि नीचे जो हेल्थ प्लान है, हेल्थ प्लान और ज्यादा रिस्की होता है। तो वहां तो आपके 10 कैटेगरी बने हुए हैं, हालांकि प्रैक्टिकली 10 तक कभी जाता नहीं, वो 6-7 पे जाके एलआईसी भी खत्म कर देता होगा। हेल्थ में तो केवल 4 ही कैटेगरी है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि लाइफ अंडरराइटिंग, डेथ की अंडरराइटिंग इज मच इजियर देन द अंडरराइटिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ मतलब अभी आज के केस में आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर आएगा। तो जब आप क्रिटिकल इलनेस राइडर जब देते हो ना, तो आप समझ लो कि आप आफत बोल रहे हो। जो आपका पॉलिसी शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में निकल भी जाता, लेकिन बिकॉज आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर डाल दिया है, शायद उसकी अंडरराइटिंग का नजरिया बदल जाएगा और हो सकता है कि केस फंस जाए। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, इसको आप समझिए, क्योंकि मरेगा तो आदमी एक ही बार ना, ये हकीकत है, रिस्क एक ही बार आने वाला है। लेकिन बीमारी अगर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो 10 बार हॉस्पिटल में जाएगा। क्रिटिकल इलनेस में भी कोई खतरा नहीं, क्योंकि एक ही बार बीमार पड़ेगा वो, उसके बाद तो पॉलिसी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस है, द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज रिकरिंग, कई बार आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। ओके, हाँ, इसी तरह से कुछ ऑक्यूपेशंस हैं, आपका व्यवसाय है जो रिस्की होता है। आप लोग जानते हैं, मैंने जब 2-3 का नाम लिखा, जैसे पायलट, चाहे वो इंडियन एयरलाइंस का पायलट हो, कम रिस्की है। फाइटर पायलट 11 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है एयरफोर्स के फाइटर पायलट का। ट्रेनर का तो और ज्यादा लगता है, और 4 या 5 रुपया शायद है जो इंडिगो या जो पैसेंजर के जो पायलट होते हैं। मर्चेंट नेवी में आप किस तरह के जहाज के पायलट हो, मतलब आप केमिकल और ये जो ऑयल टंकर का सबसे ज्यादा प्रीमियम लगता है, नॉर्मल का नहीं लगेगा। ठीक है। माइनर जो कोल माइंस में काम करते हैं, मेरा कैरियर वहीं से शुरुआत हुआ था, वहां जो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इन सबका लगता है। एक ही इंजीनियर है, बीटेक है, ऑफिस में काम कर रहा है, नो एक्स्ट्रा। लेकिन वही अगर माइन में 16 घंटा से ज्यादा वीकली काम कर रहा है तो एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता था। तो ये सब लगता है। मोटर रेसिंग अगर आप करते हो, आपका प्रोफेशन ही है, सुमाकर साहब अभी भी पता ना जिंदा है कि है, शायद है जो, हाँ, अब उनको बीमा में मिलेगा ही नहीं, पैसे की कमी है क्या, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज ऑक्यूपेशन विच इज वेरी रिस्की, ही विल नॉट बी गिवन एनी इंश्योरेंस कवर। पेंशन पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन शायद टर्म इंश्योरेंस प्लान तुमको नहीं, शायद नहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक है।
उसी तरह से कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी इंश्योरेंस कंपनी लगाती है कि ठीक है हम देंगे, लेकिन खास करके ऑक्यूपेशनल हैजार्ड जहां है उसमें सेक्शन पता नहीं LIC संदर्भ 35 की क्या है, वो ये कहता है कि हम आपको एक्सीडेंट बेनिफिट देंगे, लेकिन अगर आपका डेथ आपके ऑक्यूपेशन के कारण हुआ तो एक्सीडेंट बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नॉर्मल अगर आप बस ट्रक एक्सीडेंट में मरे तो एक्सीडेंट बेनिफिट, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्लोज। सो देयर इज ऑलवेज सम रिस्ट्रिक्शन, जहां भी रिस्की ऑक्यूपेशन है वहां कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा करके इंश्योरेंस दिया जाता है। ठीक, डिफेंस में भी पैराशूटर ग्लाइडर जो होते हैं उनको नहीं मिलता है, उनको एक्सीडेंट बेनिफिट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। नॉर्मल बहुत रिलैक्स हुआ है पिछले 10-15 सालों में, 10-15-20-25 सालों में जब से मैं इंश्योरेंस को देख रहा हूं। लेकिन यस, देयर आर सर्टेन कैटेगरी जहां के आपको रिस्ट्रिक्शन है। अब मैं इतना स्पेसिफिक नहीं बता पाऊंगा कि LIC में भी क्या चल रहा है। रिस्ट्रिक्शन होगा, हाँ, समय शॉर्ट का रिस्ट्रिक्शन होगा, किसी ज्यादा नहीं देंगे, एक्सीडेंट बेनिफिट नहीं देंगे, रेट ये पायलट वगैरह को तो मिलता भी नहीं है। वैसे नॉर्मल वे में किसी भी मिलिट्री और पॉलिसी को तो प्रेफरेबली ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि उनका हेल्थ चेकअप, लेकिन रिस्की प्रोफाइल में नहीं। मुझे याद है पैरा ट्रूपिंग के केस था, मुझे क्लेम में नहीं मिला था उसको। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? 100 के लिए नहीं, प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। मिलेगा। पिछले दो साल पहले एक बड़ा ही अजीब सा एक वायरल हुआ था बकवास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कि टर्म इंश्योरेंस में ये चीजें नहीं मिलेंगी, सब गलत था। अगर आप एक टूरिस्ट के रूप में जाकर के राफ्टिंग कर रहे हो ऋषिकेश में या बंजी जंपिंग कर रहे हो, परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो, उस बंजी जंपिंग के ट्रेनर के रूप में आप वहां काम कर रहे हो, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। डिफरेंस ये है। ऑर्डिनरी ट्रेवलर टूरिस्ट नो इश्यू, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उसमें प्रोफेशनली इंगेज नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो। अब ट्रैकिंग आप रोज जा रहे हो, आप साल में 4 ट्रैकिंग कर रहे हो कि 6 ट्रैकिंग कर रहे हो, ये भी आपको बताना पड़ेगा अगर आप ज्यादा ट्रैकिंग कर रहे हो। अब जो प्रोफेशनल माउंटेनर है, इनका काम ही है कि कभी एवरेस्ट पे चढ़ गए, कभी किलिमंजारो पर चढ़ गए, उनको बीमा नहीं मिलेगा क्योंकि दे आर प्रोफेशनल। उनका काम ही यही है, उनका प्रोफेशन ही यही है, वहीं से कमाते हैं। सो यू आर एट रिस्क। आप कभी कभी घोड़े पे अपने सवारी करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप वो जॉकी हो जो रेस में भाग लेते हो, दोनों में डिफरेंस है। सो वेदर दिस इज योर प्रोफेशन और यू आर डूइंग इट एज ए मतलब वन टाइम अफेयर, अंतर पड़ेगा। चलिए, टाइम की कमी है। ओके, सेम इज द केस विद डिफॉर्मिटी। आप जानते हैं किसी का थोड़ा उंगली कट गया, एक हाथ कट गया है, ये इसमें भी रिस्ट्रिक्शन के साथ पॉलिसी इश्यू होता है। और ये भी देखा जाता है कि डिफॉर्मिटी है बाई बर्थ है कि बाद में आया है। अगर बाई बर्थ है तो उसको लीनियंटली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि बंदा जन्म से ही अंधा है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि ही इज फार बेटर देन समवन हु गॉट ब्लाइंड एट द एज ऑफ 20, क्योंकि वो आदमी जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जन्मजात अंधा बेटर एडजस्ट कर पाता है। तो ये सब भी चीजें देखी जाती है कि डिफॉर्मिटी कितनी है, डिफॉर्मिटी का कॉज क्या है और उसका उसके लाइफ पे क्या इंपैक्ट है। तो ये सब चीजें बिल्कुल स्टैंडर्ड होती हैं और ऐसी चीजों में परसेंटेज वाइज प्रीमियम नहीं बढ़ता, इसमें फ्लैट प्रीमियम रहता है। या तो बीमा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो 2 रुपया एक्स्ट्रा, 4 रुपया एक्स्ट्रा, दैट विल नॉट बी लिंक्ड विद द बेस प्रीमियम। फ्लैट एक्स्ट्रा इसको बोलते हैं। मेरे ख्याल से शायद अंतिम स्लाइड होगा। ओके, अदर फैक्टर्स ऑफ अंडरराइटिंग जो अब आने लगा है फीमेल लाइफ में, देखिए फीमेल लाइफ आप जान लें, अर्निंग लेडी है तो अलग है, हाउस वाइफ है तो अलग है। अब तो मैंने देखा कि अब तो हाउस वाइफ में भी 2 कैटेगरी हो गया है कि ग्रेजुएट है कि नॉन ग्रेजुएट। हम लोग जब करते थे तो 3 ही था, वर्किंग लेडी, हाउस वाइफ एंड एलजीबीटी का सभी डिस्कशन। तो अभी आज तक इसमें से किसी व्यक्ति ने एक भी पॉलिसी नहीं किया एलजीबीटी का। मतलब त्यागी जी ने किया था, नहीं हाँ प्रपोज किया था लेकिन हुआ नहीं, किसी ने नहीं किया है सर, दिस इज अ रियलिटी। लेकिन अब टेक्निकली अलाउड है, प्रपोजल फॉर्म में 3rd जेंडर का कॉलम है, लेकिन कोई लिखे तब तो आए। मैंने पूछा अपने 1-2 डेवलपमेंट, बोले कि सर कौन माता पच्ची करेगा, हम लोग मेल या फीमेल में डाल के निकाल देते। ऐसा नहीं कि बीमा नहीं हुआ है, बट मेल फीमेल, हाँ मेल फीमेल में डाल के निकाल देते हैं। अब ये गलत है सही है अलग बात है, ठीक है। तो अर्निंग वाइफ, फैमिली, मैसेज ये कह ये सब भी फैक्टर इंपैक्ट करता है। फीमेल लाइफ, माइनर लाइफ का क्यों ले रहे हो?
एक 20 साल के बच्चे का जो कमा नहीं रहा है उसका टर्म इंश्योरेंस नॉर्मली नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसके लिए एजुकेशन लोन ले रहे हो तो टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। पर्पस से लॉजिक काम करता है। फादर को तो मिलेगा, बच्चे को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बच्चे के नाम पे आपने एजुकेशन लोन लिया है तब उसको टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। पर्पस अलग हो गया यहाँ, क्योंकि लाइबिलिटी एकदम साफ दिख रही है कि क्यों कॉल लिया जा रहा है। हमेशा अंडरराइटर थोड़ा दिमाग का उल्टा भी होता है ना, वो चीजों को थोड़ा सा उल्टे ढंग से सोचने का उसको सैलरी मिलता है, आप उसको बुरा मत मानिए। वही जब मार्केटिंग मैनेजर बन जाएगा ना तो आंख मूंद का अंडरराइटिंग कर देगा, और वही जब मैनेजर एनबी बन जाएगा तो हर जगह खोजेगा कि कहाँ खोज लूं। तो ये सब टोपी पहनाने वाली बात है। चलिए मतलब हकीकत है, फरवरी तक हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट अंडरराइटिंग करते थे, और 27-28 मार्च के बाद 3 अलग अलग कलर का पेन लेके खुद ही बैठ जाते थे। कौन एजेंट से बोलेगा कि माइनर चेंज कर ला यार। तो ये हमने भी किया। मतलब मार्च 28 के बाद जो अंडरराइटिंग होती थी वो अलग होती थी। अच्छा, अभिकर्ता भी समझते थे कि जितना नियम कानून लगाना है साहब लगा लो, 28 के बाद तो आप खुद ही आके बोलोगे कि लाओ प्रपोजल निकाल दे। चलिए, रेजिडेंट एंड एनआरआई, इसमें भी अंतर पड़ता है। आप कहां रहते हो, ऑलरेडी बताया कि सोमालिया में रहते हो कि आप अफगानिस्तान में, दैट मैटर्स। फॉरेन नेशनल भी का बीमा हम कर सकते हैं। हाँ, कोई विदेश से अगर इंडिया में विजिट पे आए उसका भी बीमा आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। रिस्ट्रिक्शन है, पॉसिबिलिटी है। हाँ ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है, मैं कह रहा हूं रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मना नहीं है। क्या दोगे, रिस्ट्रिक्शन है। टर्म इंश्योरेंस नहीं दोगे, एन्युटी तो आप किसी को भी दे दो, क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, सोशल सेटअप। सोशल सेटअप पता ना अभी है कि नहीं है। हम मतलब 10-15 साल पहले खास करके रूरल बेल्ट में जो यंग लेडी का बीमा होता था तो उसमें क्लॉज लगता था कि अगर पब्लिक प्लेस में डेथ नहीं हुआ हो, डॉरी के अगेंस्ट में था वो प्रोविजन, क्लॉज 4B। अब पता नहीं है सर कि नहीं है सर, अब नहीं लगता ना, हट गया होगा। तो था ना, क्योंकि अंडरराइटिंग इसमें भी डिपेंड करता है कि सोशल सेटअप क्या है। आप किसी प्रेग्नेंट लेडी का, किसी गांव के लेडी का बीमा कर रहे हो कि किसी दिल्ली में रहने वाली लेडी का बीमा कर, दोनों में अंतर है। वो शायद प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन उसका डेथ भी हो जाए, जबकि शहर वाली लेडी का शायद डेथ नहीं होगा, क्योंकि फैसिलिटी है, हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, वो तो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाएगी। ये सब भी चीज है, इवॉल्व होता है समय के। अगर 4B हट गया, इसका मतलब है कि एज ए समाज, एज ए सोशल हम लोगों ने इंप्रूव किया है। मेरे ख्याल शायद लास्ट हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा नंबर है, और आप इसको नोट कर सकते हैं। और आप में से जैसे सर ने कहा, राजेश जी ने, कोई भी क्वेरी हो, आई मीन इंश्योरेंस का हो, लाइफ इंश्योरेंस नॉट जनरल इंश्योरेंस, या ये पढ़ाई लिखाई के बारे में, काइंडली फील फ्री टू कनेक्ट मी डायरेक्टली, नो नीड ऑफ रूटिंग थ्रू अतुल जैन जी। ठीक है। और एक अभिनव, वो जो अपना सीनियर एजेंट वाला जो ब्रोचर है ना, वो ला के इस कुर्सी पर रख दीजिए, 150 लेते आइए। तो जो ब्रोचर है ना, वो 2 दिन वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम का मैं यहाँ रखवा देता हूँ, आप लोग देख लेना, जैसा होगा कर लेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे, प्रोफेसर पांडे सर का। एक बार एफपीआरटी की परंपरा के हिसाब से हमको धन्यवाद करना चाहिए। रियली आई ओपनिंग सेशन था ये, आंख खोलने वाला सेशन रहा ये अपने आप में। बहुत बातें ऐसी थी जो हमको नहीं पता थी। और प्रोफेसर मनोज पांडे जी, सर प्लीज प्लीज, मैं टीम एफपीआरटी से प्रार्थना करूंगा कि एक टोकन ऑफ लव, और पांडे सर ने अपना मोबाइल नंबर आपसे शेयर किया है। कोई भी बात हो, कभी भी कहीं अटको, तो आपको सीधा फोन करने का राइट भी उन्होंने दे दिया है। और ये भी कह दिया कि राजेश चेतन, अतुल जैन के थ्रू आने की जरूरत नहीं, सीधी बात करना। इससे ज्यादा क्या आप बताइए, आपकी सपोर्ट करें आपको। मैं भी आ जाऊं।
बहुत